Welcome to everyone in today's classes. This side your science sir, your MK sir, going to start a combined discussion of chapter 7, 8 and 9 for class 6 science NCERT based. Okay. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिफोर एग्जामिनेशन आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है, बहुत कम समय में रिवाइज करना होता है। तो हम लोग आज लिखने का काम कम करेंगे, समझने का काम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आने वाला समय में आपने देखा है कि पीसा बेस्ड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो कि थिंकिंग बेस्ड होते हैं। आपको मजबूर करता है सोचने के लिए कि आप रोट लर्निंग को अवॉइड करिए, चीज़ों को समझिए। जब आप समझेंगे साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडीज कॉल्ड साइंस, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान। सिस्टमेटिक वे में हम चीज़ों को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ जुड़ते चला जाता है एक दूसरे से और एक विज्ञान की क्या होती है, खोज होती है। तो आप कह सकते हो वन सेंटेंस सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडीज कॉल्ड साइंस। आप कहोगे सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये भी तो साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं साइंस में। ओके, तो रोट लर्निंग को अवॉइड करना और चीज़ों को समझना है बारीकियों से। ओके, बारीक से समझेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर क्लासेस नाउ। The first one is regarding the chapter 7, that is getting to know plants. Okay, first one is transpiration. Okay, पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। देखिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चा, ये आपका क्या है, प्लांट्स आपको पता है, प्लांट्स हैं, इसके लीव्स होते हैं, आपको ये भी पता है। चलिए मैं रफ वर्क बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लीव्स है। ओके, तो इस लीव्स में मैंने आपको 1000 बार बताया कि छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। हम लोग वही सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो पोर्स हैं इनमें से क्या निकलते हैं, वाटर। क्या निकलते हैं, वाटर, ठीक है। और ये वाटर कहाँ निकल के जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। मीन्स द वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द पोर्स ऑफ लीव्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ओके, ये कब होगा, जब सनलाइट आएगा, ये आपका सनलाइट यहाँ पे आएगा, हीट देगा इसको, और जैसे ही हीट मिलेगा तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। और दूसरा कंडीशन, ये रूट है और रूट के द्वारा जब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ट्रांसपीरेशन कैसा होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जितना वो वाटर कैच करेगा रूट्स, उतना फास्ट ट्रांसपीरेशन होगा। मीन्स वाटर भी ज़्यादा हो और हीट भी ज़्यादा हो तो ट्रांसपीरेशन का तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। वाटर क्या हो रहा है, वेपर के रूप में निकल जा रहा है, वाष्प बन के उड़ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ओके, ट्रांसपीरेशन के फायदे क्या है, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। के फायदे क्या है ये भी देखेंगे। ट्रांसपीरेशन जितना होता है प्लांट उतना ठंडा रहता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। बोलते हैं ना इंसान को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, स्वस्थ होगा, बस वही जो पार्ट्स है वो भी जो बात है प्लांट्स में भी है कि प्लांट्स भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हम लोग समझ के लिखने के काम अभी नहीं करेंगे, सर थोड़ा थोड़ा लिखवा भी दीजिए। तो लिख लेते हैं, द वाटर कम्स आउट, the water comes out in the form of vapor. In the form of vapor is called transpiration. Okay, it's called transpiration. That is first one. Now we discuss the next topic. Pumpkin, that is pea, and cucumber. ओके, ये जो प्लांट्स है ना ये आलसी हैं। आलसी कहने का ये मतलब है कि खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। ये ऐसे ग्रो नहीं करते, ये ऐसे ऐसे फैलते हैं ग्राउंड में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे क्रीपर्स, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। जो क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना, जो रेंगता है, दैट इज कॉल्ड क्रीप। तो वैसे प्लांट्स जो रेंगते हुए ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। एग्जांपल देखेंगे वाटरमेलन, एग्जांपल देखेंगे पंपकिन, एग्जांपल देखेंगे कुकुम्बर। एमसीक्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, में देखेंगे द प्लांट विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड ग्रो ऑन द ग्राउंड। ओके, वो ग्राउंड पे ग्रो करते हुए चला जाता है और वो स्टैंड नहीं हो पाता है, सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। ओके, एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स के बारे में भी देखेंगे। देखिए क्लाइंबर्स में क्या होता है,
कि कोई नियरेस्ट कोई प्लांट है, ओके, ये ग्रो किया, इसके हेल्प के द्वारा क्या होगा, ये ग्रो होता चला जाता है, मतलब इसको क्या सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट के द्वारा क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, चढ़ते चला जाता है। एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट तो मोस्टली लोग घर पे भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मटर का पौधा देखा होगा तो मटर का पौधा भी क्या करता है, चढ़ते हुए किसी सपोर्ट के द्वारा, या फिर आपने देखा होगा कि कोई लकड़ी है उसके सपोर्ट के द्वारा लोग मटर का पौधा भी लगाते हैं, ओके। और ये हो गया आपका बीन्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ओके, जो काफ़ी आपके MCQ बेस्ड में आने के चांसेस है, दैट इज क्लाइंबर्स, ओके। देखिए लीफ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, एक हमने पत्ते की डायग्राम बनाई, ओके, एक हमने पत्ते की डायग्राम बनाई, ठीक है, एक हमने क्या किया, पत्ते की डायग्राम बनाया और इसके द्वारा हमने क्या क्या समझा, बहुत कुछ समझा, अभी बाकी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा, ठीक है, पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, मैंने आपको 1000 बार बताया, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। पत्ता भी मैंने आपको दिखाया था, है ना, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, ओके। अगर आपने पीपल का पत्ता देखा होगा तो क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पीपल का पत्ता कैसा होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या वेनेशन देख के बता सकते हो कि उसका रूट्स कैसा होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। ये आपके बुक्स में लिखा है कि रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें होता है उसके रूट्स क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट मीन्स मेन रूट, ओके, दैट इज टैप रूट, बिल्कुल सही है ना। तो रेटिकुलेट वेनेशन जिसका होगा उसमें क्या सा होगा, टैप रूट होगा, मेन रूट। ये हमारे क्या साइड वाले क्या हमारे लेटरल रूट्स हैं। और आपने घास का जो पौधा देखा होगा दैट इज फाइब्रस रूट, ओके। घास वाले में कैसा रहता है, ऐसे 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 इस टाइप का रहता है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, ओके। तो हमने क्या किया अभी तक पढ़ा, क्या टाइप्स ऑफ रूट्स भी पढ़ लिया। टैप रूट इज द मेन रूट। देखिए जैसे ये मेरा हैंड है ना, दैट इज कॉल्ड टैप रूट, ओके। फाइब्रस रूट इस तरह हाथ की तरह होता है, फाइब्रस रूट होते हैं, पूरे गुच्छे की तरह होते हैं उसके जड़। और ये आपका लेटरल रूट, बोल सकते हैं ये मेरा हैंड है, इसके साइड से ऐसे ऐसे निकला रहेगा, दैट इज कॉल्ड लेटरल रूट, ओके, दैट इज कॉल्ड लेटरल रूट्स, ओके। नाउ दैट इज पैरेलल वेनेशन, दैट इज रेटिकुलर वेनेशन में पढ़ा। पीपल के पत्ते में कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये होता है हमारा नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर। नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है लिप्स में वो होता है रेटिकुलेट वेनेशंस, ओके। और क्या पत्ते के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, वेन्स के बारे में पढ़ा, रेटिकुलेट वेनेशंस के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। लिखाया हुआ बेटा सब है, आपको केवल सुनना है, समझना है। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए ना, क्या चीज़ कैसे कैसे क्या होता है, ओके। अब हम बात करेंगे हमारा प्लांट दैट इज कॉल्ड, ये वाला बताइए पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये जो लीव्स है, ये लीव्स है जो प्लांट से अटैच है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे बताइए, ओके। देखिए एक प्लांट से आपका रूटेड प्लांट्स है और एक है जिसमें रूट है ही नहीं, तो विच वन इज हेल्दी। एज ए एग्जाम्स में अगर पूछा जा सकता है MCQ में कि विच वन इज हेल्दी, एक है रूटेड वाला एक है अनरूटेड वाला, तो हम लोग लिखेंगे रूटेड प्लांट्स जो होते हैं, जो रूटेड प्लांट्स होते हैं वो अनरूटेड प्लांट्स के कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका क्या है, हेल्दी प्लांट है ना। रूट है तो इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते होंगे, रूट है तो इसको वाटर मिलता होगा, रूट्स है तो इसको सब कुछ मिलता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब मिलता है। तो भैया जिसको खाना मिलेगा वो कैसे बीमार रहेगा, तो इसको सब कुछ मिल रहा है रूट के द्वारा, तो ये हेल्दी तो होगा। और इसके बाद रूट ही नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ये अनरूटेड प्लांट्स आर नॉट हेल्दी कंपेयर्ड टू रूटेड प्लांट, ओके। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। फ्लावर में हमें कौन कौन सी चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ती है, कॉमन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज सेपल्स, रोज़ फ्लावर नहीं था नियरेस्ट में, देन इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखिए तो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर जो होते हैं उसको P फॉर प्रोमिनेंट, दैट इज कॉल्ड पेटल्स। ये प्रोमिनेंट है ऊपर में, दैट इज कॉल्ड पेटल्स। सबसे जो नीचे होते हैं दैट इज कॉल्ड बेसल। आप देखेंगे ये नीचे में सपोर्टर जो लगे रहते हैं, आप देखोगे दैट इज
सेपल्स। ओके, बेसल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जो बेस में है दैट इज कॉल्ड सेपल्स। देखिए जो हल्का लाइट रेड है, ओके, और ये द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड पेटल्स। ओके, तो लिखेंगे फ्लावर में पहले पेटल्स क्या होता है, द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेटल्स। इज कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। सेपल्स आपने देखा जो सबसे बेस में था, ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड सेपल्स। अब हम बात करें स्टेमेन की। स्टेमेन क्या हमारा मेल पार्ट है फ्लावर का, ओके, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। पिस्टिल की बात करें दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि स्टेमन में क्या क्या आता है, पिस्टिल में क्या क्या आता है। ओके, तो पिस्टिल में आता है आपका स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। ओके, इसको आप कॉमा लेके भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टिग्मा, ओके, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, ये मिला के बनता है पिस्टिल। एंड स्टेमन में क्या होते हैं बेटा, देखो स्टेमन में आते हैं आपका मेल पार्ट, अब मेल में आते हैं 2 पार्ट, दैट इज स्टेमन में हो गया आपका दैट इज एंथर, ओके, एंड फिलामेंट। ओके, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी घुमा के पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे घुमाते हैं ना। एंथर फिलामेंट, ये आपका क्या बेटा, ये आपका हो गया मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, आपसे पूछेगा कि एंथर और फिलामेंट किसका पार्ट है, ऑप्शन देगा मेल फीमेल, तो आप लिखोगे मेल पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि स्टेमन के अंदर क्या आते हैं, एंथर और फिलामेंट। याद रख सकते हो ऐसे, स्टेमन क्या फादर है, इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है एंथर, एक का नाम है फिलामेंट, याद रखने के लिए। दूसरा बोल सकता है कि एक पिस्टिल है, एक मदर है, उसका नाम है पिस्टिल, उनके 3 बच्चे हैं, एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल, एक है ओवरी। ओके, दैट इज पिस्टिल एंड दैट इज स्टेमन। ओके, ऑब्जेक्टिव में ये आपके इंपॉर्टेंट है, पेटल्स, sepals, stamen, pistil. Okay, now we discuss the other points. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी फ्रॉग। देखिए फ्रॉग से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है फ्रॉग में, वो कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो फ्रॉग में फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉग यूजेस their skin as well as lungs। ओके, अब आपको ना कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि स्किन भी है और लंग्स भी है, ठीक है, राइट। तो इसका यूज़ कब होगा, इसका यूज़ कब करता होगा, क्योंकि कोई सांस में तो कोई एक ही या तो स्किन इन्वॉल्व होगा या तो लंग्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो बात करेंगे आगे, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जब मेढक, देसी भाषा में मेढक बोलते हैं, जब मेढक छोटा होता है तो लार्वा स्टेज बोलते हैं, ठीक है। लार्वा स्टेज बिल्कुल एकदम मछली की तरह दिखता है, एकदम आप ऐसे देख सकते हो। इसके छोटे छोटे क्या होते हैं ना, गिल्स होते हैं, ठीक है। जब मेढक छोटा होता है, लार्वा स्टेज में होता है, तो उसके गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट। ओके, जब ये बड़ा हो गया देन गिल्स कन्वर्ट हो गया किसमें, लंग्स में। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी एरो मार्क लंग्स। ओके, कब, लार्वा स्टेज से कब हो गया, एडल्ट हो गया, मीन्स बड़ा हो गया। और इस चेंजेस को अगर एक टर्म दिया जाए साइंस में जो बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, सडन चेंजेस फ्रॉम लार्वा स्टेज टू एडल्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लिखाऊंगा नहीं, पहले बता दियो आपको, ये आपको समझाने के लिए क्लासेस लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग की तो बात हो गई, स्किन है, चलो लंग्स है। इसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो होता है राना टिग्रिना। ये आप याद रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भविष्य में मिलेगा ये नाम, ठीक है, राना टिग्रिना। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। और एक बात आप याद रख सकते हो कि जब लार्वा स्टेज में होता है, जब फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, फोर्थ पॉइंट मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके,
फर्टिलाइजेशन। कहीं पे आपको फर्टिलाइजेशन में एस मिलेगा, कहीं पे जेड मिलेगा, बोथ आर करेक्ट। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे होता है? वाटर में होता है। और वाटर में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एलिमेंट दैट इज आयोडीन। ओके, आयोडीन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है पानी में, तभी क्या होगा? लार्वा ग्रो करेगा। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फ्रॉग। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉकरोच। अगर हम कॉकरोच के बारे में बात करें तो आपके घर में तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका इससे यह आ सकता है कि इसके कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ओके, 3 पेयर्स मीन्स टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गया आपका 6, ठीक है। टोटल जो लेग्स हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 1 + 1 होते हैं 2 और 2 को बोलते हैं पेयर। ओके, नाउ कॉकरोच जो होता है ना वो अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। आपने देखा होगा घर में कि लाइट ऑन करते हो कॉकरोच भाग जाता है, छुप जाता है, और जैसे ही लाइट ऑफ होता है ना वो निकल आते हैं अपने खोज में। किसके खोज में? फूड के खोज बोल सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए, तो उनको भी तलाश रहती है अपने भोजन की। ओके, नाउ और उसको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह का दवाई और स्प्रे यूज़ करते हैं। मजबूरियाँ हैं इंसान की, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। नाउ कॉकरोच के बारे में एक और पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि इसके जो इनहेलेशन प्रोसेस है, इनहेलेशन बोल सकते हैं, एक्सहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस जो है, इनहेलेशन बोले तो सांस को लेना, एक्सहेलेशन बोले तो सांस को छोड़ना। मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। बट कॉकरोच में कैसे होता है? क्वेश्चन इज दैट कॉकरोच में कैसे होता है? There are 2 holes are present on the side of its body that is called spiracles, ठीक है। एक स्पाइरिकल्स नाम का 2 होल्स उसके बॉडी के साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, ओके, ताकि आपको सिर्फ समझाना मेरा मकसद। ओके, स्पाइरिकल्स उसके बॉडी के साइड में प्रेजेंट है, उसके द्वारा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन गैस के अंदर इसके अंदर चला गया, है ना। ऑक्सीजन जैसे गया, कॉकरोच क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अब बाकी काम भी ऑक्सीजन अपने आप कर लेगा। स्पाइरिकल्स के बाद उसके बॉडी में जाएगा नहीं, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया के बाद उसके पूरे बॉडी सेल्स में क्या हो गया? फैल गया, ठीक है। जैसे आप पानी पीते हो ना, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आपका बॉडी ऑटोमेटिक जहाँ पहुँचाना होता है पहुँच जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन स्पाइरिकल्स में गया, जैसे गया, दोनों होल्स के थ्रू गए, ट्रैकिया के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में डिफ्यूज हो गया, फैल गया। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। ओके, बट व्हाट अबाउट द एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन जब होता है तो इसके ठीक अपोजिट बॉडी सेल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स से देन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ओके, आपको पता है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते होंगे ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे मानव में होता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कम पार्ट्स होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मिला जुला के वही बात हो जाता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछना चाहिए। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट्स, हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइवोटल जॉइंट फिक्स रहता है, 90% आएगा, ठीक है। जो हमारे गला, दैट इज हेड और नेक, ठीक है, हेड और नेक के बीच का जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट। ओके, फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पाइवोटल, PIVOTAL, पाइवोटल जॉइंट। ओके, जॉइंट बिटवीन हेड एंड नेक। ओके, फिक्स क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क्स में आने के चांसेस 90% मेरे तरफ से, है ना,
ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने बोला था फिर नहीं आया, है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट पाइवोटल जॉइंट तो हो गया, एक होता है सैडल जॉइंट जो आपके बुक में नहीं दिया है बट हमें जानना चाहिए। जो आपके अंगूठे का जो जॉइंट है, अंगूठे का जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट, SADDLE। ओके, नाउ थर्ड वन इज हिंग जॉइंट, जो मैंने आपको दरवाजे से एक्सपेरिमेंट्स करके बताया था कि दरवाजा जो खुलता है उसमें जो हिंग लगा हुआ है मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर सकता है दैट इज कॉल्ड हिंग जॉइंट। ओके, थर्ड था आपका हिंग जॉइंट। ओके, नाउ फोर्थ वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, कई बार क्या होता है ना, हमारा जो बॉडी है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ऐसे हमारा ये जो शोल्डर है ये हमारा कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कैसा है, जैसे आप शार्पनर यूज़ करते हो ना, कटर जिसको बोलते हैं हम लोग देसी लैंग्वेज में, बट शार्पनर जो होता है, पेंसिल होता है, उसको आप डालते हो छीलने के लिए, ठीक है, रिमूव करते हो उसको, तो उसी प्रकार से जैसे शार्पनर है और पेंसिल है, उसी प्रकार से जो हमारा शोल्डर है और ये जो हमारा हैंड है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको, आपको महसूस भी हुआ होगा कि हमारा कैसा ऐसे निकलता है ऐसे बाहर। ठीक है, कभी कभी झटका लग जाता है जब हाथ में, ठीक है, खास करके खेलते समय कभी आपका शॉट मिस हो जाता है, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वहाँ पेन एराइज होता है। ओके, नाउ दैट इज अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो फोर्थ टाइप्स ऑफ जो जॉइंट्स हैं नॉर्मली इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जितने भी आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में भी आपके जनरल साइंस में भी मिलेगा, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बुक्स बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनमें NCERT के जो सारांश होते हैं दैट इज कॉल्ड समरी, वो भी उसमें डाला जाता है। ठीक है, कोई भी इंसान जब फ्यूचर में यूज़ करता है कोई भी बुक्स को, तो उसमें आप देखोगे कॉमन बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा भी रहता है NCERT, मतलब इन्वॉल्व, मतलब कि NCERT के चीज़ों को भी इसमें डाला गया है। मीन्स आपका जो NCERT इज लाइक अ बाइबल बुक। ओके, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थवर्म। ओके, देखिए अर्थवर्म के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थवर्म जो एक्सचेंज करता है गैसेस को बाय द हेल्प ऑफ स्किन। ओके, मीन्स लिख सकते हैं अर्थवर्म uses their skin for the exchange of gases. Okay, now second point is that worm is called farmer friend. अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड बोला जाता है, किसान का दोस्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को मुलायम करता है, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल को उसको इंक्रीज करता है ताकि फसल अच्छा उग सके। ओके, दैट्स व्हाई द अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रेडवर्म। इफ वी टॉक अबाउट रेडवर्म डज नॉट हैव एनी टीथ, उसके कोई भी दांत नहीं होते हैं। रेडवर्म डज नॉट have a teeth, उनके पास कोई दांत नहीं। The structure of redworm help in grinding the food, उनको फूड को तोड़ने में मदद करता है। The structure of redworm help in grinding the food, that is called gizzard. Okay, that is called gizzard. Okay, that is called gizzard. Now next point is that about the redworm. Redworm is used for redworm is used for vermicomposting composting. Okay, that is VERMICOMPOSTING, vermicomposting composting. That is the full points about the earthworm, and the redworm is also okay.
और आपको मैंने जो भी पॉइंट बताया है उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पॉइंट्स छूटेंगे। ये एग्ज़ाम व्यू से रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपके जो मेमोरीज हैं वो आपके अच्छे से हो पाए टॉपिक्स के ऊपर। ओके, नाउ इसके बारे में हर एक डिटेल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिश इज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो पानी में रहता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्वेटिक। मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्वेटिक का मतलब क्या होता है। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, वाटर से रिलेटेड होता है। जहाँ भी ये साइंस में दिखेगा वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं संबंध पानी से बात किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फिश के बारे में। फिश यूज देयर गिल्स for respiration, ओके। क्या यूज करता है बेटा? गिल्स यूज करता है। गिल्स यूज करता है, गिल से क्या लेता है? फिश कैरी डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिश कैरी डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, फिश कैरी करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, मान लिया जाए कि ये फिश है, क्या है बेटा? तालाब है, पॉन्ड है। पॉन्ड में क्या पाया जाता है बेटा? फिश पाया जाता है। और ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हम लोग कविता में पढ़ते थे, है ना, कि उसका जीवन तो पानी है ही, क्योंकि वो पानी में ही रहता है। और पानी से क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, इसमें प्रेजेंट है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन। और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कौन कैरी करता है बेटा? ये कैरी करता है फिश कैरी करता है। और इसका कौन सा पार्ट यूज होता है उस समय? गिल्स। ओके, यही गिल्स है जो क्या करता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन को, जो घुला हुआ ऑक्सीजन है पानी में, उसको कैरी करने में मदद करता है। नाउ मैं आपको एक बात बता दूं कि गिल्स में क्या पाया जाता है जिससे वो कैरी करता है। गिल्स है आपका, गिल्स में क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, गिल्स में ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है। और ये क्या करता है? फिल्टर कर लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। डैट इज ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल जो फिश में प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन को लेता है, पानी को छोड़ देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स। दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन द गिल्स। ओके, दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू फिश। ओके, नाउ कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट को देखेंगे। डॉल्फिन हो गया आपका, वेल्स हो गया। आप डॉल्फिन का इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है आपको किसका है? डॉल्फिन का है। ठीक है, इसके क्या होते हैं ना, इसके जो होते हैं आपके गिल्स नहीं होते हैं। डॉल्फिन वेल्स के गिल्स नहीं होते हैं। ओके, डॉल्फिन एंड वेल्स, डॉल्फिन और वेल्स के डज नॉट हैव गिल्स। उसके पास क्या है बेटा? गिल्स नहीं है। और वो सांस कैसे लेता है? डॉल्फिन बहुत देर तक, लिमिटेशन की बात नहीं कर रहे, बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकता है। अगर डॉल्फिन छोटा है तो बच्चा है, और बच्चा है तो कम देर रहेगा, बड़ा है तो ज़्यादा देर रहेगा। ये तो उसके स्टेमिने पे डिपेंड करता है, लेकिन लंबे समय तक रह सकता है। ओके, वेल्स भी क्या है आपका? ऐसा फिश का ये टाइप है जिसके पास गिल्स नहीं है। डॉल्फिन सांस कैसे लेता है? जब वो एयर में आता है, जब वो जंप लेता है, देन वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, फिर पानी में घुस जाता है। ओके, उसके 2 ब्लो होल्स हैं, और ब्लो होल्स के द्वारा वो क्या करता है? सांस को ले लेता है और पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकता है। नेक्स्ट हम बात किया था कि पोलर बियर के बारे में, दूसरे चैप्टर में थोड़ा कोरिलेट कर दे रहे हैं कि पोलर बियर भी बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकता है। ओके, वो भी तैरता है, वो भी एक गुड स्विमर है। पेंगुइन भी बहुत अच्छा स्विमर है। आपका फिश तो स्विमर है ही, डॉल्फिन भी स्विमर है, और वेल्स भी स्विमर है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फिश के कैटेगरी में स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ओके, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। ओके, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डज नॉट
हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। आपको इमेज देख रहे होंगे, दैट इज द इमेज ऑफ ऑक्टोपस। ओके, ये जो इमेज है आपका स्क्विड्स का, ऑक्टोपस का, देखने के बाद आपको प्रॉपर्टीज आसानी से याद रह पाएंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। नाउ माय प्यारे सोल्जर्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट मतलब क्या होता है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिम्स रहते हैं, जो उनका ड्वेलिंग होम है, जो रहने की जगह है, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। मान लिया जाए हमारे पास क्या है? एक गाय है, हमारे पास क्या है? एक हॉर्स है, काऊ है, सबके पास रहते हैं। तो काऊ तो नॉर्मली लोग पालते हैं, गोट पालते हैं, और उनके लिए क्या करते हैं? एक प्यारा सा घर बनाते हैं, और उनकी जो रहने की जगह है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिम्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। नाउ टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट में आपका आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और दूसरा आपका आता है दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, तो टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? जो भूमि पे रहते हैं, ठीक है। द प्लांट एंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव ऑन लैंड। ओके, जो भूमि पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। ओके, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखेंगे फॉरेस्ट, ओके, ग्रासलैंड। ओके, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नाउ वी डिस्कस द एक्वेटिक हैबिटेट। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था फिश के बारे में। क्या है बेटा? एक्वेटिक हैबिटेट है। फ्रॉग के बारे में बात किया उससे पहले। फ्रॉग क्या है बेटा? एक्वेटिक हैबिटेट है। और एक एम्फीबियंस भी है। अगर फ्रॉग के बारे में एक पॉइंट याद रख लेंगे कि फ्रॉग क्या आपका? एम्फीबियंस है, ठीक है। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, देखिए, एक्वा मतलब बेटा वाटर, वाटर से रिलेटेड, जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उसका रहने का जगह, और ये आपका हो गया एक्वेटिक। मतलब जो आपके रिवर्स हैं, रिवर्स, ओशियन, लेक्स, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, ये हो गया आपका एक्वेटिक हैबिटेट। और जो इसके अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे हो गया आपका ऑर्गेनिजम्स की बात करो, एनिमल्स की बात करो, फिश की बात करेंगे, फ्रॉग की बात करेंगे, फिश, फ्रॉग, स्नेक, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, जो भी है ये क्या आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें, द प्लांट्स एंड एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट मतलब क्या? ड्वेलिंग होम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, तो क्या है? लेक्स, रिवर्स, ओशियन, ये क्या आपकी रहने की जगह है, प्लेस है, इसको क्या लेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, रिवर्स, ओशियन एंड लेक्स। Next we discuss about the बायोटिक कंपोनेंट। ओके, बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, बायोटिक कंपोनेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज बायोटिक। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, वो क्या है? हमारे बायोटिक कंपोनेंट है। ओके, सनलाइट एंड हीट। सर काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं। वेरी गुड बेटा, आपको करना कुछ नहीं, आप बस सुनो, आपको याद हो जाएगा। मुझे इतना विश्वास है, कितना मैं मानता हूँ कि अगर आप सुनोगे तो ज़रूर आपको याद होगा। और कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत टॉपिक से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेट नाइट तक आपको जवाब मिल जाएगा, नेक्स्ट डे तक आप वेट कर सकते हैं। नाउ
उसके बाद नहीं होता है तो कॉल कर सकते हैं, लास्ट स्टेप आपका ये है। ओके ठीक है। नाउ बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। अगर हम बात करें ए बायोटिक, सर एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक, बेटा जरूर बताऊंगा। बायोटिक कंपोनेंट का आपका एग्जाम्पल हो जाता है प्लांट्स, एनिमल्स। ओके ये किसके एग्जाम्पल है? आपके बायोटिक के एग्जाम्पल हैं। नाउ ए बायोटिक है आपका सनलाइट एंड हीट। ओके ये क्या है बेटा? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है बेटा? ये आपका सनलाइट, हीट इज ए बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल हैं जो जीवित नहीं है। ओके दैट इज ए बायोटिक कंपोनेंट। ओके नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। टच मी नॉट का आपने प्लांट देखा होगा। टच मी नॉट का जो प्लांट है वो कैसा दिखता है? आप देख रहे होंगे डायग्राम में आपको दिख रहा है, दैट इज टच मी नॉट। ओके दैट इज द फिगर ऑफ टच मी नॉट प्लांट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे टच किया तो मुरझा जाता है, इसलिए उसका नाम को जैसा टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, और छू दिया तो मुरझा जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। ठीक है, हम लोग की तरफ उधर बोलते हैं छुई मुई। ओके दैट इज छुई मुई प्लांट। नाउ इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मिमोसा। मिमोसा। नाउ आज हम लोग ने जो भी डिस्कस किया आप उसका ब्लैक बोर्ड पे इमेज देख सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज फिश। फिश का हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। सेकेंड फिगर आपका जॉइंट्स क्या, दैट इज पाइवोटल जॉइंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज रूट्स। रूट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था टैप रूट। ओके फर्स्ट डिस्कस किया था लेटरल रूट, थर्ड डिस्कस किया था फाइब्रस रूट। ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थवर्म। अर्थवर्म का आप इमेज देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके जो भी पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं आपके दिमाग में शायद याद आ रहा होगा आपको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट स्क्विड्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल्स विच आर रिलेटेड टू फिश। इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछिए, आपका प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।